नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज सौरमंडल का पार्ट 2 है। एक सौरमंडल से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो मैंने इससे पहले की वीडियो में डाल दिए हैं। मतलब वहाँ हमने पेपर नंबर 39 जो है या पार्ट नंबर 39 है उसमें हमने सौरमंडल के कुछ क्वेश्चन डाले हैं। और यहाँ आज सौरमंडल के कुछ क्वेश्चन और रह गए थे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो यहाँ मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, सौरमंडल से अब तक क्वेश्चन आर्मी की भर्तियां हूँ, इसके अलावा ये रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी है, बैंकिंग की एग्ज़ाम है, या फिर इंडिया लेवल पे आयोजित होने वाली जितनी भी प्रकार की एग्ज़ाम है उन सभी में इसके क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस क्लास के बारे में। पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? दोस्तों, मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया था कि पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां हैं। कितनी गतियां हैं? दो गतियां हैं। एक पृथ्वी की गति को दोस्तों हम कहते हैं घूर्णन गति, और दूसरी जो है जिसको हम कहते हैं परिक्रमण गति या फिर कहते हैं वार्षिक गति। ठीक है, दोनों के परिणाम मैंने आपको बताए थे कि इसकी वजह से क्या परिणाम होंगे और परिक्रमण या वार्षिक गति की वजह से क्या परिणाम होंगे। दोस्तों, घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि दैनिक गति। और घूर्णन गति को ही दोस्तों परिभ्रमण गति के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? परिभ्रमण गति के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। देखिए, घूर्णन गति जब होती है तो पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है, एक ही स्थान पर रोटेशन करती है। ठीक है, उस गति को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों हम पृथ्वी की उस गति को घूर्णन गति के नाम से जानते हैं कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन गति है, या फिर इसे क्या कहते हैं? दैनिक गति है, या फिर इसे हम कहते हैं कि यह परिभ्रमण गति है। क्या है? परिभ्रमण गति। ठीक है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक ही स्थान पर घूमना दैनिक परिभ्रमण या घूर्णन गति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाती है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर। दोस्तों, शायद आपने ग्लोब देखा होगा, आपकी क्लासों में आपने ग्लोब देखा है। तो ग्लोब इस तरह से यूं टेढ़ा दिखाई देता है, मतलब हमें ऐसा लगता है मानो झुका हुआ है, बिल्कुल झुका हुआ दिखाई देता है। मतलब इस तरह से आपने कभी सीधा नहीं देखा होगा, आपने यूं ग्लोब को झुका हुआ देखा होगा। तो इससे आप समझोगे, ग्लोब से ही आप समझोगे कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। मान लीजिए यहाँ पर पृथ्वी के अक्ष से संबंधित ये सीधी ये रेखा, यहाँ ये क्या है? ये सीधी है, ये काल्पनिक रेखा है जो कक्षीय सतह से, इस कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो मान लीजिए यहाँ से ये अगर हम देखें तो ये कोण कितने डिग्री का है। तो दोस्तों ये जो कोण है यहाँ पर, मतलब ये इतना जो बीच में यहाँ ये जो कोण बनता है, ये कोण कितने डिग्री का है? तो ये कोण है 66.5 डिग्री का, मतलब 66 डिग्री 30 मिनट का ये कोण यहाँ बनाती है। दोस्तों ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है 66/1/2 डिग्री, मतलब ये यूं भी लिखा जा सकता है 66.5 डिग्री। तो ये अपने अक्ष से कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अगर यहाँ आपसे पूछ लिया जाए कि यह झुकाव कितने डिग्री का है, कि पृथ्वी का अपने अक्ष से ये झुकाव कितने डिग्री का है, तो दोस्तों झुकाव कितने डिग्री का है? 23 डिग्री 30 मिनट का है। झुकाव कितना है? 23 डिग्री 30 मिनट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये झुकाव किस ओर है, झुकाव कौन सी दिशा में है, कौन सी दिशा में है या किस ओर है ये झुकाव, तो दोस्तों ये जो झुकाव है ये पूर्व की दिशा में है। कौन सी दिशा में है? ये पूर्व की दिशा में है। अगर कोण पूछा जाए तो 66.5 डिग्री, झुकाव पूछा जाए तो 23.5 डिग्री, और किधर झुकी हुई है? पूर्व की ओर झुकी हुई मानी गई है। ठीक है, तो ये था अपने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कि पृथ्वी का अक्ष के एक काल्पनिक रेखा, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से
कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो कितने डिग्री का बनाती है, 66 डिग्री 30 मिनट का ये कोण बनाती है। ये कोण जो है ये कितने डिग्री का बना है, ये 66.5 डिग्री का कोण बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है। मतलब एक ही स्थान पर, इसका मतलब दोस्तों ये है कि वह घूर्णन करनी है, अपने अक्ष पर कर रही है ना, तो इसका मतलब उसकी कौन सी गति है, घूर्णन है। ये परिक्रमण गति नहीं है, ये वार्षिक गति नहीं है कि ये सूर्य के चारों ओर यूं अंडाकार पथ पर चक्कर लगाती है, ये चक्कर की नहीं कर रहा है। यहाँ क्वेश्चन की भाषा समझने की कोशिश करें आप, यहाँ लिखा हुआ है अक्ष पर, किस पर लिखा हुआ है कि अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में समय लेती है। मतलब ये जो 360 देशांतर हैं ये सूर्य के आगे से लगभग कितने घंटे में निकल जाते हैं, ये लगभग 24 घंटे में उसके आगे से निकल जाते हैं। या अपने अक्ष पर एक चक्कर जो पूरा है वो कितने घंटे में कर लेती है, घूमने का जो काम है वो कितने घंटे पूरा कर लेती है, लगभग 24 घंटे में पूरा कर लेती है। तो क्वेश्चन की भाषा समझने की कोशिश करें। यहाँ अगर मैं ऑप्शन में 365 दिन देता तो भी आपके लिए बड़े कन्फ्यूज की बात होती, क्योंकि अक्ष वाली बात अगर हम नहीं समझते तो एक चक्कर तो वो भी है जो सूर्य के चारों ओर लगा रही है अंडाकार पथ पर, और एक चक्कर वो भी है जो अपने अक्ष पर घूमती है, अपने एक ही स्थान पर घूमती है। तो ये एक ही स्थान पर अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने का समय कितना लेती है, 24 घंटे का समय लेती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति कहा जाता है कि पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को हमें क्या कहते हैं। तो पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को कहा जाता है, तो प्रतिदिन का मतलब होता है दोस्तों दैनिक गति। प्रतिदिन का मतलब क्या होता है, दैनिक गति। और मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया था, दैनिक गति को क्या कहा जाता है, घूर्णन गति, और दैनिक गति को क्या कहा जाता है, परिभ्रमण गति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को कहा जाता है, तो पृथ्वी की प्रत्येक दिन को दैनिक गति, घूर्णन गति, परिभ्रमण गति का मतलब यहाँ क्या है, अपने सामने ऑप्शन हमें मिल गया, कौन सी गति कहा जाता है, उसे घूर्णन गति के नाम से जाना जाता है। कौन सी गति के नाम से, घूर्णन गति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन, हमारे सामने 4 कथन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कथन आपको गलत लगता है। तो देखिए कौन सा कथन इसमें से गलत है। क्या है, अक्षांश ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर, अक्षांश ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। दोस्तों बिल्कुल कन्फर्म बात है कि अक्षांश जो है ये अक्षांश है, ये पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर। जैसे आपने इस तरह से ग्लोब देखा है, उस ग्लोब पर एक ये वृत्त, उसके बाद में यूं, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये ग्लोब पर कौन सी रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश। चलो ठीक है, इनकी संख्या 181 है। देखिए दोस्तों ग्लोब पर आपके सामने कई ऑप्शन मिलेंगे, आपको 181 का ऑप्शन भी मिलता है, 180 का ऑप्शन भी मिलता है, और 179 का ऑप्शन भी मिलता है। अगर रेखाएं पूछी जाएं, क्या पूछी जाएं, रेखाएं पूछी जाती हैं, तब ऑप्शन अलग होगा। अगर आपसे पूछा जाता है अक्षांश कितने हैं, तब ऑप्शन क्या होगा, अलग होगा। अक्षांश वृत्त कितने हैं, तब ऑप्शन क्या होगा, अलग होगा। चलिए इसे एक बार आप यहाँ छोड़ देते हैं, अगले ऑप्शन की बात करते हैं। इसे एक बार आप यूं रखिए, आप 2 अक्षांशों के मध्य दूरी 15 किलोमीटर, ये बात दोस्तों बिल्कुल क्या है, गलत है। ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है। 2 अक्षांशों के बीच में तो 111.2 किलोमीटर की क्या होती है, दूरी होती है। क्या है कि 2 अक्षांशों के मध्य दूरी जो है वो 111.2 किलोमीटर की होती है, 15 किलोमीटर की दूरी नहीं होती। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 2 अक्षांशों के मध्य दूरी 15 किलोमीटर नहीं होकर कितनी है, 111.2 किलोमीटर आंकी गई है। विषुवत रेखा की लंबाई 4069 किलोमीटर है, क्योंकि विषुवत रेखा ग्लोब का सबसे बड़ा वृत्त होता है, जिसकी लंबाई लगभग कितनी है, 4069 किलोमीटर मानी गई है। ठीक है, तो इन सभी में से जो गलत कथन है वो है 2 अक्षांशों के मध्य दूरी 15 किलोमीटर होती है। नहीं, 2 अक्षांशों के मध्य तो
2 किलोमीटर की दूरी मानी गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋतुओं में परिवर्तन, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? दोस्तों, पृथ्वी की दोनों गतियों की वजह से परिणाम होती हैं, पृथ्वी की दोनों गतियों की वजह से परिणाम होती हैं। जैसे घूर्णन जो गति है उसकी वजह से क्या बनता है, दिन और रात बनते हैं। क्या बनते हैं? दिन और रात। परिक्रमण जो गति है उसकी वजह से दिन रात की अवधि छोटी बड़ी होना, दिन रात की अवधि छोटी बड़ी होना, अवधि छोटी बड़ी। आपने देखा होगा कभी रातें लंबी दिन छोटे, कभी दिन बड़े रातें क्या होती है, छोटी होती है। ये किसकी वजह से होता है? ये परिक्रमण की वजह से होता है। अगला फिर उससे परिणाम क्या होता है? परिक्रमण गति की वजह से ही ऋतुएं बदलती हैं। क्या बदलती हैं? ऋतुएं बदलती हैं। और यहाँ क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन यही पूछा गया कि ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की कौन सी गति के कारण होता है? तो परिक्रमण गति की वजह से ऋतुओं में क्या होता है? परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। ठीक है, इस तरह से तो दिन रात की अवधि का छोटा बड़ा होना और ऋतुएं बदलने का जो कार्य है वो पृथ्वी की परिक्रमण गति की वजह से, घूर्णन गति की वजह से दिन और रातें बनती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन क्यों? देखिए, आप इस ग्लोब के द्वारा इस डायग्राम के द्वारा आप समझिए, ये 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था, एक तो कौन सी तिथि है? 21 मार्च की तिथि है, एक 23 सितंबर की तिथि है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं कहाँ? 0 डिग्री अक्षांश पर। लेकिन उसके बाद में अप्रैल, मई और जून के महीने में सूर्य की किरणें कौन सी रेखा पर लंबवत पड़ती हैं? 21 जून को। कितनी तिथि को? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध। अब 0 डिग्री अक्षांश से ये उत्तर में जो रह गया ये इतना है, ये उत्तरी गोलार्ध है। ये कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध है। इस उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सूर्य यहाँ लंबवत चमकता है कर्क रेखा पर। ठीक है, 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमकता है तो लंबा दिन होता है। और सबसे, यहाँ देखिए, सबसे लंबी क्या होती है? रात। पृथ्वी की यह अवस्था क्या कहलाती है? कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा उसी की वजह से यहाँ क्या है, तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की यह अवस्था क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की दोस्तों यह अवस्था उत्तरी अयनांत कहलाती है। क्या कहलाती है? कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, इसको हम क्या कहते हैं? उत्तरी अयनांत कहते हैं। और उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? दक्षिणी गोलार्ध में लंबी रात होती है, उत्तरी गोलार्ध में रात क्या होती है? छोटी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सूर्य की सर्वाधिक मात्रा है, सूर्य में सर्वाधिक मात्रा है कि ये आपके सामने हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑप्शन देखते ही आपने इस बात को समझ लिया होगा कि हमारे सामने ये क्या है? ये कुछ गैसों के नाम दिए गए हैं और इन गैसों में से सर्वाधिक जो मात्रा है वो कौन सी गैस की है सूर्य में? तो सूर्य में सबसे अधिक मात्रा किसकी है? हाइड्रोजन की है। मतलब सूर्य में लगभग 71% जो है ये कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। ठीक है, इसी तरह उसमें 27% क्या होती है? हीलियम होती है। बाकी शेष 2% जो है वो उसमें अन्य प्रकार की गैसें होती हैं। तो हाइड्रोजन की सर्वाधिक जो मात्रा है वो किसमें है? सूर्य में हाइड्रोजन गैस की सर्वाधिक मात्रा है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाए कि कितने प्रतिशत होती है तो यह कितने प्रतिशत है? यह 71% है हाइड्रोजन। हीलियम की मात्रा अगर पूछ जाए कि सूर्य में हीलियम गैस का प्रतिशत है तो कितना है? 27% हीलियम गैस का प्रतिशत आंका गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटा ग्रह है कि इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो देखिए, आकार के आधार की हम बात करें तो सभी से इन सभी ऑप्शनों में सबसे छोटा जो ग्रह वो कौन है? बुध को सबसे छोटा ग्रह के रूप में मान्यता मिली है कि आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। और सबसे बड़ा जो है वो कौन है? वो बृहस्पति है। बृहस्पति ग्रह आकार में सबसे बड़ा, बृहस्पति ग्रह आकार में क्या है? सबसे बड़ा है। ठीक है, और आकार में सबसे छोटा कौन है? बुध है। बुध के बाद कौन है? मंगल है। मंगल के बाद कौन है? शुक्र है। शुक्र के बाद कौन है? वरुण है।
वरुण ने, शुक्र के बाद पृथ्वी, शुक्र के बाद कौन है, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद कौन है, वरुण, वरुण के बाद कौन है, यूरेनस मतलब अरुण, और अरुण के बाद कौन है, शनि, और शनि के बाद सबसे बड़ा कौन है, बृहस्पति है। अगर दोस्तों आकार में आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा, तो सबसे छोटा बुध, बुध से बड़ा कौन है, बुध से बड़ा है मंगल, बुध से बड़ा कौन है, मंगल, मंगल से बड़ा कौन है, शुक्र, शुक्र से बड़ा पृथ्वी, आकार में, हम आकार की बात कर रहे हैं, क्रम से लिख लेना आप इसमें, बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद है वरुण, उसके बाद कौन है, वरुण, वरुण के बाद कौन है, अरुण, उसके बाद कौन, अरुण, अरुण के बाद शनि, और शनि के बाद सबसे बड़ा जो है वो कौन है, बृहस्पति है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाए कि निम्न में से छोटे ग्रहों का समूह है, तो तीन तीनों के ऑप्शन दिए जाते हैं, तो छोटा बुध, उसके बाद मंगल, उसके बाद में कौन है, शुक्र। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि निम्न में से बड़े ग्रहों का समूह है, तो बृहस्पति, शनि, और उसके बाद में कौन, अरुण, ये तीन सबसे बड़े हैं, सबसे बड़ा ये, उससे छोटा शनि, शनि से छोटा कौन है, अरुण है। ठीक है, अब क्रम के हिसाब से पूछ रहे तो बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे कौन आती है, पृथ्वी की। आकार के आधार पर, आकार के आधार पे पृथ्वी का नंबर है, तो कौन सा स्थान आता है, इसका चौथा स्थान आता है। ठीक है, आकार में चौथा ग्रह के रूप में, या उसके उल्टे से पूछा जाए तो 1 2 3 4 5वां, आकार के आधार पे बड़ा ग्रह पूछ जाए तो पृथ्वी का कौन सा नंबर आता है, 5वां। छोटे के हिसाब से पूछे तो 4 नंबर, बड़े के हिसाब से पूछे तो कितने नंबर आता है, 5वां स्थान आता है किसका, पृथ्वी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ग्रहों का समूह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। मतलब इसमें से देखिए, मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था, दो ग्रहों को छोड़कर इनमें से कोई ऐसे दो ग्रह हैं, दो ग्रह तो ऐसे हैं जो किधर घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, किधर से, पूर्व से पश्चिम की ओर। लेकिन बाकी सभी जो ग्रह रह जाते हैं ये किधर से, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व। इसका मतलब जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, पृथ्वी की घूमने की गति से विपरीत, उसकी घूमने की गति से विपरीत घूमता है कौन, दो ग्रह हैं ऐसे जो उसके विपरीत घूमते हैं, जो उससे क्या है, विपरीत गति करते हैं, विपरीत घूमते हैं। तो उसमें से एक तो कौन है, शुक्र, जैसे यहां भी शुक्र दिया है और यहां भी क्या है, शुक्र। उसके बाद में दूसरा अरुण है, दूसरा कौन है, शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण जो ग्रह हैं ये दोनों ही पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, किधर, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। देखिए दोस्तों, एक बड़ी खास बात है कि जो ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं वहां पर सूर्योदय किधर होता है, पूर्व में होता है, सूर्योदय किधर होता है, पूर्व में। लेकिन जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं वहां पर सूर्योदय किधर होता है, पश्चिम की ओर होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निम्न में से ग्रहों का वह समूह है जहां पर सूर्योदय पश्चिम में होता है, तो कौन से पर है, शुक्र और अरुण पर सूर्योदय किधर होता है, पश्चिम की ओर होता है, क्योंकि ये पृथ्वी या अन्य जो ग्रह हैं उनके घूमने की गति से विपरीत घूमते हैं या विपरीत घूर्णन करने का काम करते हैं। इसकी वजह से इन पे सूर्य पश्चिम की ओर उदय होता है, किधर होता है, पश्चिम की ओर उदय होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, कि इनमें से ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, कि उसे लाल ग्रह भी कहते हैं। तो मंगल जो है, मंगल को क्या कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह, कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कुल ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, जैसे यहां पर स्थित है सूर्य, ठीक है, सूर्य के सबसे निकट यहाँ पे कौन है, बुध है, ये सबसे पहले यहाँ पर बुध, बुध के बाद अगले की हम बात करें तो वो कौन आता है, शुक्र। अब उसके बाद में यहाँ पे कौन है, शुक्र, शुक्र। उसके बाद में तीसरा जो आता है वो कौन आता है, इधर से पृथ्वी, वो कौन है, पृथ्वी। ठीक है, उसके बाद में आता है मंगल, उसके बाद कौन है, मंगल। मैं सूर्य से दूरी के आधार बता रहा हूँ, सूर्य से दूरी के आधार पे ग्रहों का क्रम बता रहा हूँ। ठीक है, मंगल, मंगल के बाद यहाँ आता है सबसे बड़ा, जिसका नाम क्या है, बृहस्पति, जिसका नाम क्या है, बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति के बाद कौन है, शनि,
ये है शनि, शनि के बाद है अरुण, शनि के बाद है अरुण, और अरुण के बाद में कौन है, वरुण। तो अब देखिए सूर्य से क्रम के आधार पर, सूर्य से दूरी के आधार पर सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, वरुण है। तो यहाँ अपने ऑप्शन कौन सा सही होगा, वरुण जो ग्रह है वो सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित है। नेपच्यून जो है वो, नेपच्यून है वो सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित है। तो सबसे निकट, सूर्य के सबसे निकट तो कौन है, बुध, और सबसे ज्यादा जो दूरी पर स्थित है वो कौन है, वो वरुण स्थित है, जो सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर पवनों एवं समुद्री धाराओं की दिशा में परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है। दोस्तों आपने देखा होगा पृथ्वी पर पवनें और समुद्री धाराओं की दिशाएं बदलती रहती हैं, तो उनका परिणाम ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन निम्न में से कौन सी गति के कारण होता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर पवनों और समुद्री धाराओं का घूर्णन गति के कारण क्या होता है, बदलाव होता है। जैसे विक्षेप बल लगता है, उसकी वजह से आप देखेंगे कोरियोलिस बल जो है ये भूमध्य रेखा को पार करने के बाद में अपने बाईं ओर इस तरह से मुड़ जाता है, ये किस गति के कारण, घूर्णन गति के कारण। और समुद्री धाराओं की दिशाओं में परिवर्तन भी किस गति के कारण होता है, घूर्णन गति की वजह से ये परिणाम देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी पर पवनों और समुद्री धाराओं की दिशाओं में परिवर्तन पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से ही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं होती हैं कि इनमें से ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाएं पूछी गई हैं, क्या पूछी गई हैं, रेखाएं पूछी गई हैं। तो यहां आप अपने देखेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो कितना है, 181 है, कितना है, 181। अगर व्रत पूछे जाते हैं तो संख्या क्या होगी, अलग होगी। अगर क्या पूछे कि व्रत, अक्षांश व्रत कितनी है, तो इनकी संख्या क्या होगी, अलग होगी। अक्षांश रेखाएं, और ऑप्शन 82, 83, 84 है, ऑप्शन कितना है, 181 है। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करें तो ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 181, या आपको ऑप्शन में 180 भी मिल सकता है और 179 भी ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि देखेंगे जब हम यहाँ एक इस तरह से अगर हम एक ग्लोब का रेखा चित्र बनाएं, ये सबसे बड़ा वृत्त है 0 डिग्री अक्षांश, फिर हम उत्तरी गोलार्ध में जाएं, अक्षांश रेखाएं हैं, लेकिन आप जो ही 90 डिग्री पे जाते हैं तो एक डॉट मिला हुआ मिलता है, क्या मिलता है, एक डॉट बना हुआ। इसी तरह दक्षिणी ध्रुव जो है यहाँ पर भी क्या है, केवल एक क्या है, डॉट है, और ये डॉट एकदम से डॉट है, डॉट है तो दोस्तों वो रेखा नहीं है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन के हिसाब की बात करें तो ऑप्शन यहाँ ये है कि ऑप्शन ए की नजर आता है, वो कौन सा आता है, 181 आता है। डॉट है तो वो रेखा नहीं है, इसलिए एक डॉट दक्षिण ध्रुव है, एक डॉट क्या है, उत्तरी ध्रुव है। 181 माइनस कितना करें, 2 करें, तो ऑप्शन में यहाँ 179 होता तो हमें सही क्या करना पड़ता, 179 हमें सही करना पड़ता। तो ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं होती हैं, ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो कितनी है, 181 है, क्योंकि 181 छोटा ऑप्शन और हमें यहाँ नजरें नहीं आता, इसलिए हमें यही सही करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पृथ्वी पर सबसे बड़ा व्रत है। देखिए निम्न में से पृथ्वी पर सबसे बड़ा व्रत, सबसे बड़े व्रत के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये गोलाकार, यहां सबसे बड़ा ये 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश जो है ये पृथ्वी का सबसे बड़ा व्रत आंका गया है। सबसे बड़ा जो व्रत है वो 0 डिग्री अक्षांश को ही माना गया है। तो 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी का सबसे बड़ा व्रत है, जिसको अपन क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, या फिर इसे कहते हैं विषुवत रेखा, क्योंकि ऑप्शन में 0 डिग्री अक्षांश के स्थान पर भूमध्य रेखा भी नाम आ सकता है और क्या आ सकता है, विषुवत रेखा भी नाम आ सकता है। इसलिए पृथ्वी पर सबसे बड़ा व्रत है 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा, विषुवत व्रत। ठीक है, अगला है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, क्या कहते हैं, कौन कितने डिग्री होती है, क्या 0 डिग्री देशांतर को, नहीं, 0 डिग्री देशांतर को तो हमें ग्रीनविच रेखा क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा, या फिर कहते हैं प्रधान व्यामोत्तर रेखा, क्या कहते हैं, प्रधान व्यामोत्तर रेखा। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा या फिर हम इसे कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, 66 डिग्री 30 मिनट उत्तर है, उसे कहते हैं आर्कटिक व्रत, और अगर एस साउथ लिखा हुआ है
तो है अंटार्कटिक वृत्त। लेकिन 180 डिग्री देशांतर जो रेखा है, इस 180 डिग्री देशांतर रेखा को दोस्तों हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखने के लिए आपको बता देता हूं कि 180 डिग्री देशांतर जो रेखा होती है, ये ना तो पूरब होती है और ना ही क्या होती है, पश्चिम होती है। मतलब ग्लोब पर 180 डिग्री की जो देशांतर रेखा है वो क्या होती है, एक ही होती है। ये ना तो पूरब होती है और ना ही क्या होती है, पश्चिम होती है। ग्लोब पर नहीं होती, मानचित्र पे जरूर इसको पूरब और पश्चिम के रूप में जाना जाता है कि 180 डिग्री पूरब, लेकिन ग्लोब पर ये रेखा क्या होती है, एक ही होती है। इसलिए ग्लोब पर हम इसे पूर्व और पश्चिम के रूप में इसका आंकलन नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत की मानक मध्याह्न रेखा है, निम्न में से भारत की मानक मध्याह्न रेखा की भारत में निकलने वाली जो देशांतर रेखाएं हैं, उनमें से कोई एक ऐसी रेखा है जो भारत में घड़ियों में समय प्रदर्शन करने का काम करती है। मतलब समय प्रदर्शित करने का काम करती है। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूरब, देखो यहाँ दोनों लिखा हुआ है, 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट। लेकिन फर्क यहाँ कौन कर रहा है दोस्तों, यहाँ फर्क पश्चिम और पूरब कर रहा है। कौन कर रहा है, पश्चिम और पूरब। हालांकि ग्लोब पर ये रेखा भी होती है और ये रेखा भी, दोनों होती है। 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम भी होती है, 82 30 मिनट पूर्व भी होती है। लेकिन भारत की मानक मध्याह्न जो रेखा है वो कितने डिग्री है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, या फिर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, मानक मध्याह्न जो रेखाएं हैं, समय प्रदर्शित करने का काम ग्लोब पर देशांतर रेखाएं करती हैं। कौन सी रेखाएं करती हैं, देशांतर रेखाएं समय प्रदर्शित करने का काम करती है। ठीक है, ग्रीन मीन टाइम आपने देखा होगा, जीएमटी का ये पूरा नाम है, ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का मानक समय है 5 घंटे 30 मिनट पीछे, 5 घंटे 30 मिनट आगे, केवल 5 घंटे, केवल 7 घंटे 30 मिनट पीछे। मतलब क्या है कि ग्रीनविच रेखा जो लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, ठीक है, क्या समय आगे है या फिर पीछे है, पहले हमें देखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का समय आगे है। भारत का समय क्या है, आगे है। और कितने घंटे, 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट है। क्योंकि क्वेश्चन समझना आपको, ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का मानक समय 5 घंटे 30 मिनट आगे। अभी पीछे वाला जो क्वेश्चन है वो हमने देखा था कि भारत की मध्याह्न रेखा जो 82 डिग्री 30 मिनट या 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है, यह इस रेखा से पूर्व की ओर स्थित है, इसलिए क्या है, आगे है। और कितने समय का अंतर है, तो 5 घंटे 30 मिनट। क्योंकि दो देशांतर रेखाओं के मध्य कितने मिनट का अंतर होता है, ये 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का है, 4 मिनट का अंतर होता है। 82.5 है तो कितने घंटे का अंतर हो गया, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मौसमी परिवर्तन निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत में होता है। वायुमंडल की परतें, जैसे आप नाम सुना होगा, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये वायुमंडल की कुछ क्या है, परतें हैं। ठीक है, सबसे पहले क्षोभ मंडल है, उसके बाद में समताप मंडल है, उसी में स्थित है एक ओजोन मंडल, उसके बाद में मध्य मंडल, उसके बाद में आयन मंडल, उसके बाद कौन है, बहिर्मंडल है। ठीक है, ये सबसे नीचे वाले क्षोभ मंडल। जैसे मौसमी परिवर्तन का मतलब है बादल बनना, मेघ गरजना, बिजली कड़कना, आंधी तूफान, ओले गिरना, ये सभी जो घटनाएं होती हैं ये मौसमी परिवर्तन की घटनाएं होती हैं। और वायुमंडल की सभी परतों में से क्षोभ मंडल सबसे नीचे की ये जो परत है, सबसे नीचे की क्षोभ मंडल जो परत है, इस क्षोभ मंडल परत में ये सभी प्रकार की घटनाएं होती है। इसलिए मौसमी परिवर्तन वाला वायुमंडल की परत है कौन सी, क्षोभ मंडल। ठीक है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्लेट नीस निम्न में से किसका उदाहरण है। स्लेट नीस, ठीक है दोस्तों, चट्टाने हैं। ठीक है, और इसमें से स्लेट और नीस प्रकार की चट्टाने हैं, ये कायंत्री शैलों का उदाहरण है, ये अवसादी शैलों का है, या फिर आग्नेय शैलों का है, या फिर इनमें से कोई नहीं है।
दोस्तों सेलें 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 ही प्रकार की है। सबसे पहले कौन है? आगन्य प्रकार की सेलें। उसके बाद कौन है? अवसादी प्रकार की सेलें। और उसके बाद में कौन है? कायंत्रित प्रकार की सेलें। स्लेट, नीस, क्वार्टजाइट, संगमरमर, ये सभी जो हैं ये किसके उदाहरण हैं? ये कायंत्रित सेलों के उदाहरण हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर रहा कि स्लेट, नीस जो है ये सभी कायंत्रित सेलों के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है? कायंत्रित। जैसे संगमरमर है वो भी किसका है? कायंत्रित सेलों का है। क्वार्टजाइट है वो भी किसका है? कायंत्रित का है। स्लेट है, नीस है, ये सभी किसके हैं? कायंत्रित सेलों के उदाहरण माने जाते हैं। तो आज के लिए टॉप 20 क्वेश्चन है दोस्तों। मेरी दृष्टि से ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चनों को बिल्कुल आप याद कर लें। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। आपको ये क्वेश्चन और पढ़ाने का तरीका कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।